जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अब मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, वो है जी एडवांस ट्रीटमेंट और ज़ाहिर है कि ये वाटर प्यूरिफिकेशन है जदीद लेवल पर। इसमें स्टेप्स, चारों स्टेप जिसका ज़िक्र मैंने पहले से कर दिया था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी ट्रीटमेंट्स। ट्रीटमेंट्स यही रहेंगे, लेकिन डिटेल्स में डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि गरीब मुल्कों में तो नहीं, लेकिन अमीर मुल्कों में जहाँ पे ये प्रोसेस चल रहे हैं, वहाँ पे ये सब कुछ उन्होंने ज़ाहिर है कि बिजली बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, इलेक्ट्रिसिटी। मेथड वही होगा कि जब पानी आता है तरतीब से लेके चलते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल ट्रीटमेंट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट है। नंबर 1 पे फ़िल्ट्रेशन होगी, फ़िल्ट्रेशन मैकेनिकली होती है। वो तमाम चीज़ें जिनका ज़िक्र कल हो चुका है, लकड़ियाँ, पीसेस, प्लास्टिक, शीशा, जो भी चीज़ बड़े साइज़ की हैं, उन सबको सबसे पहले तो फ़िल्टर करके सेपरेट कर लिया जाएगा। एक, ये भी प्राइमरी ट्रीटमेंट का हिस्सा है। सेकंड, मैंने कल स्किमिंग का भी इस्तेमाल किया था। स्किमिंग आसान नहीं होती है। उसकी जगह पे आजकल जो मेथड यूज़ हो रहा है, वो फ्रॉथ फ्लोटेशन, ये लफ्ज़ आप पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी अपने केमिस्ट्री की बुक्स में। इसके बहुत से मेथड्स हैं। एक, चूँकि मेथड एक से ज़्यादा होते हैं, मैं सिर्फ़ एक बयान कर रहा हूँ। अगर आप किसी भी चीज़ को सेंट्रीफ्यूज कर लें, ज़ाहिर है कि पानी है, पानी को आपने एक बड़े से कुएँ में डाला और उसमें ज़ाहिर है कि आपने रोटर लगाया हुआ है जो कि घूम रहा है, उसके घूमने से पानी घूमना शुरू कर देगा। असूल यही है, जो चीज़ें लाइट होती हैं, वो ऊपर जो हैवी होती हैं, वो नीचे बैठ जाती हैं। अब ज़ाहिर है कि ऑयल और घी बहुत लाइट होते हैं, वो बिल्कुल ऊपर होंगे और उनको वो ऊपर भी आ जाएँगे और पेरिफेरी की तरफ भी वो चले जाएँगे और उसको वहाँ से स्किम आउट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। अब चूँकि मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया सेंट्रीफ्यूगेशन का लफ्ज़, जो कि मैकेनिकली किया जाता है। चीज़ को जब घुमा रहे होते हैं आप, या उसके अंदर, ये जस्ट ऐसे है, आप समझते हैं, इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, आपके घरों में मिल्क शेकर यूज़ होता है, ऐसे आपके घरों में ब्लेंडर भी होगा। जब हम चीज़ों को ब्लेंड करते हैं, तो जो मोटर है वो घूम रही होती है, उसके जो ब्लेड्स हैं जब वो घूमते हैं, तो उस चीज़ को भी साथ-साथ घुमाना शुरू कर देते हैं। जब वो चीज़ घूम रही होती है, तो उसमें भी यही वाला प्रोसेस होता है। भारी चीज़ें अंदर और नीचे की तरफ और हल्की चीज़ें ऊपर और बाहर की साइड पे चली जाती हैं और इस तरह से उन चीज़ों की सेपरेशन हो जाती है। अब जब आपने ऐसे किया है, तो यहाँ भी एक तरफ से तो लिक्विड जो था, लिपिड था, वो ऊपर आ गया, सेपरेट हो गया और जो हैवी चीज़ें थी वो नीचे चली गई, वो भी सेपरेट हो गया। अब ये सारा कुछ था जी मैकेनिकल ट्रीटमेंट और ये प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब सिर्फ़ डिफ़रेंस ये है कि उसमें मैकेनिकल ट्रीटमेंट सिंपल था, इसमें आपने ज़्यादा एडवांस तरीके इस्तेमाल किए और उसकी मदद से आपने चीज़ों को सेपरेट आउट कर लिया। ये दोनों में डिफ़रेंस हो गया, पहले वाले में और दूसरे वाले मेथड के अंदर। जी, अब मैं बोलता रहूँगा और साथ-साथ मैं कुछ काम करने लगा हूँ। मैं शेयर स्क्रीन करूँगा और उसमें सिर्फ़ नाम लिखा होगा। कोशिश यही होगी, चूँकि फ़िलहाल मैं डायग्राम शेयर नहीं कर रहा। आपके पास बुक्स मौजूद हैं, डायग्राम आप वहाँ समझ सकती हैं। डायग्राम आप नेट से भी ले सकते हैं। जी, अब हम आ रहे हैं जी दूसरे हिस्से की तरफ। इस पानी को जो मैकेनिकली ट्रीट किया गया है, सेपरेट किया गया है, उसको अगले स्टेप में अ, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि मैंने क्लासिकल ट्रीटमेंट ज़िक्र किया था, उसको अ, एक बिल्कुल वैसे ही टैंक में, सेप्टिक टैंक कह लीजिए, बड़े से तालाबों में पानी को अलाउ टू स्टैंड किया जाए। अब यहाँ पे जैसे कि पहले बात हो चुकी है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जो कि बेसिकली बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहला सकता है, माइक्रोबियल ट्रीटमेंट कहला सकता है। ये जो है वो परफ़ॉर्म किया जाए। अब जब आप अलाउ टू स्टैंड करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसके अंदर जो कुछ होगा, वो एक ख़ास सीमित कहानी है और वो है वो एक्शन जो बैक्टीरिया, फंगस और मुख्तलिफ किस्म के ब्लू एल्गी कर रहे हैं, जिसका ज़िक्र मैंने क्लासिकल ट्रीटमेंट के अंदर भी किया। अब ये सब चीज़ें जिनका नाम दिया गया है, बैक्टीरिया और बाकी चीज़ें भी जो कि बहुत एक्टिव हैं इस पूरे मामले के अंदर। जो लफ़्ज़ आपने इससे पहले पढ़े हुए हैं, प्यूरिफिकेशन के नाम से आप वाकिफ़ हैं पहले, सब लोग जानते हैं प्यूरिफिकेशन क्या होती है और मेरे ख़्याल में सब लोगों ने ये नाम पहले से पढ़ा हुआ है, प्यूरिफिकेशन क्या चीज़ होती है। दूसरा हिस्सा
जी, जैसे कि बात हुई कि ये बैक्टीरिया और बाकी माइक्रोब्स जिनको कि आपने बहुत कम कम पढ़ा होगा। आपका सेमेस्टर 1 था जी बॉटनी में, जिसमें बायोसिलोबैक्टीरिया का जिक्र था, वहीं पे सियानोबैक्टीरिया का जिक्र भी मौजूद था, और वहाँ भी ये बताया गया था कि वो किस तरह से मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हाँ, एक और डिकम्पोजिशन, आई एम श्योर आप नाम से वाकिफ हैं। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया और डिकम्पोज करने वाले फंगस, इन सब चीज़ों से आप इससे पहले से वाकिफ हैं। ये सब मशहूर मारूफ चीज़ें हैं, और ये सब चीज़ें आपने इससे पहले देखी हुई या पढ़ी हुई हैं। बेसिक चीज़ आपने सारी की सारी ये पढ़ी हुई है। अब इसमें याद रखिएगा कि जो फीसिस है उसके अंदर हर तरह का ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है। ऐसे किचन से आने वाले जो मटेरियल्स हैं उसके अंदर भी बहुत से किस्म के ऑर्गेनिक मैटर मौजूद हैं। मुख्तलिफ बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स उनको डिकम्पोज करते हैं और सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है। अब कुछ अल्फाज हैं, ये लफ्ज़ भी आपने से पहले पढ़े हुए हैं, मैं वो लफ्ज़ भी साथ कोशिश करता हूँ कि लिखता रहूँ। क्या आप सेडिमेंटेशन के लफ्ज़ से वाकिफ हैं कि नहीं? क्या आपने ये लफ्ज़ कहीं पढ़ा हुआ है, सेडिमेंटेशन? यस सर, पढ़ा हुआ है। जी। अब जब जी ठीक है, जब सॉल्युबल फॉर्म के अंदर पानी की चीज़ें मौजूद हैं, सॉल्युबल फॉर्म में है काफ़ी हद तक, वो चूँकि पानी बहुत सारा उसके अंदर, वो सब चीज़ें तैर रही हैं ऊपर नीचे मुख्तलिफ जगह पे। लेकिन जब बैक्टीरिया एक्शन शुरू हो जाएगा और वो डिकम्पोज होना शुरू होगा, तो दो तरह की चीज़ें होंगी। नंबर एक, उसमें कुछ गैसेस प्रोड्यूस होंगी। इन गैसेस में एस्ट्रस गैस और कुछ सल्फर ऑक्साइड और ऑक्साइड वगैरह गैसेस भी मौजूद हैं, CO2 भी पैदा होगी। और जो बाकी मटेरियल है वो सारे का सारा जो है जब सॉल्ट्स बनेंगे मुख्तलिफ, जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, वो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएंगे। मैंने दूसरा लफ्ज़ बोला है प्रेसिपिटेशन। जब चीज़ें प्रेसिपिटेट होती हैं तो ज़ाहिर है वो नीचे बैठना शुरू हो जाती हैं, और ये उसका एंड रिजल्ट है कि चीज़ें आखिरकार नीचे सेटल हो जाएंगी, बैठ जाएंगी। अब इसकी भी आगे बहुत सी टेक्निक्स है। मैंने अभी सिर्फ ये जिक्र किया कि हमने पानी को अलाउ टू स्टैंड किया था। याद रखिएगा जी, ये इस वक्त मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, जो मुझे नजर नहीं आ रहा। आप लोग अपने माइक्स बंद रखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ आपके माइक ऑफ होने चाहिए। ये अटेंडेंस सबकी मार्क हो गई है जी। अटेंडेंस सबने मार्क कर दी हुई है। दरवाजा बंद कर दूं, डिस्टर्बेंस हो रही है। हाँ जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। जब ऑर्गेनिक मैटर ब्रेकडाउन होता है तो मुख्तलिफ चीज़ें पैदा होंगी, गैसेस जो कि बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जो बाकी मटेरियल होगा वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा, और वो लोग जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ, स्लज, आखिरकार नीचे चीज़ बैठना शुरू करेगी, वो स्लज कहलाती है। इसको भी जैसे पहले जिक्र हो चुका है कि इसको मैकेनिकली फास्ट किया जा सकता है। अगर उस पानी के अंदर मोटर्स लगा के
और उसको घुमाया जाए तो जो नीचे बैठने का हमारे सेडिमेंटेशन वो ज़्यादा तेज हो जाएगी और स्लज को वहाँ से निकाल लिया जाएगा, सेपरेट कर लिया जाएगा, पानी को आगे नेक्स्ट टैंक में फ्लो कर दिया जाएगा। स्लज का जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। अब यहाँ जो मैंने जिक्र किया था ये वो वाला मेथड था कि जिसपे आपने टैंक या कुएं के अंदर, वेल के अंदर चीज़ों को रखा है। ये भी पॉसिबल है कि जो ज़्यादा एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं उनके अंदर बहुत से मुख्तलिफ मेथड्स के ज़रिए इसमें आर्टिफिशियली बहुत से और तरीके हो सकते हैं। उसमें बहुत सी आप कह लीजिए कि सपोर्टिंग स्ट्रक्चर लगा दिए जाते हैं जहाँ पे खुद बैक्टीरिया या अदर माइक्रोब्स को ऐड किया जाता है और पानी ऊपर से नीचे ट्रिकल किया जाता है। ट्रिकलिंग का लफ्ज भी बहर में वेल नोन है, इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। आपने खुद इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप किया, इंतजार के इंजीनियर प्लांट होगा जिसमें पानी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है और उसके अंदर जो चीज़ें आपने रखी हुई हैं, मुख्तलिफ मटेरियल हैं, मुख्तलिफ किस्म के मेटल हो सकते हैं, उनके ऊपर अपने खुद जो है या तो बैक्टीरिया रखे हुए हैं या एक नया लफ्ज आपके लिए होगा एक्टिवेटेड स्लज। याद रखिए जो स्लज होती है, स्लज का जिक्र पीछे हो चुका है, और स्लज के अंदर भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। अगर जैसे आपने स्लज निकाली है उसका कुछ हिस्सा तो आप भेज देते हैं आगे, एक्सपोर्ट कर देते हैं ताकि खेतों में यूज़ कर लिया जाए, लेकिन कुछ स्लज जो है दोबारा यूज़ की जाती है इन्हीं टैंक्स के अंदर या इन्हीं जो वेल की शक्ल में बनाए जाते हैं और उसके अंदर उसको प्लेस कर दिया जाता है ताकि वो प्रोसेस चलता रहे। ऐसी स्लज एक्टिवेटेड स्लज कहलाती है और इस प्रोसेस को ज़ाहिर है कि वो फास्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिकम्पोजिशन करके ऑर्गेनिक मैटर से पानी को फ्री किया जा सके। ये था जी एक अच्छा जो ट्रीटमेंट मैंने डिस्कस किया है, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और ज़ाहिर है कि ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट की टाइप। अब हम तीसरे मेथड की तरफ जा रहे हैं, तीसरे प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं और ये केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट की बहुत सी टाइप्स हैं और ये जो गालिबन कबर ने सवाल पूछा था उस क्वेश्चन को भी हम सामने रखेंगे और उसका जवाब इसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा। जी अब केमिकल ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि जो पानी आप ट्रीट करना चाह रहे हैं वो किस किस्म का है, किस नेचर का है, उसके मुताबिक उन चीज़ों को एड्रेस किया जा सकता है। अगर तो घरों वाला, शहरों वाला पानी है, उसमें तो सिंपल दो किस्म के केमिकल ट्रीटमेंट की ही जरूरत होती है जिनका जिक्र मैं क्लासिकल मेथड में पहले से कर चुका हूँ। और आपको याद होगा क्लासिकल मेथड में मैंने जो दो चीज़ें बताई थी वो थी क्लोरीनेशन और ऑक्सीजनेशन। नंबर वन पे ऑक्सीजनेशन की जाती है, चूंकि ज़्यादा आसान होती है और इतनी मुश्किल नहीं होती है। सबसे आसान तरीका ये होता है कि पानी को फुआरे की शक्ल में उछाल दिया जाए। अब फुआरा समझते हैं, फाउंटेन्स क्या होते हैं, जब पानी को जो कि मैकेनिकली साफ होके और बायोलॉजिकली स्लज की फॉर्मेशन के बाद बनता है, वो काफ़ी हद तक साफ होता है। लेकिन जब उसको आप फुआरे की शक्ल में उछालते हैं वो एयर में जाएगा। आप समझते हैं एयर में बहुत से ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस है इसकी स्पेसिफिक नीड नोट कीजिए क्या है। याद रखिए कि दुनिया में बैक्टीरिया और दूसरे जानदारों की बहुत सी टाइप्स हैं। अभी चूंकि आप बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं है, चूंकि आपने जैसे सेमेस्टर 1 में पढ़ा था और जितना पढ़ा था उसका मुझे अंदाजा है कि आपने क्या पढ़ा होगा, कितना आपको याद होगा। पर आप एक चीज़ से वाकिफ हैं कि बैक्टीरिया ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्लास से दो किस्म के हैं। दे आर कॉल्ड एरोबिक एंड एनारोबिक। मैं डिटेल में जा रहा बल्कि सिर्फ मैंने दो बेसिक टाइप के किया, एरोबिक और एनारोबिक। अब एक क्वेश्चन आपसे है, आपकी क्लास में आज कक्षा तो नहीं है लेकिन बहरहाल बाकी बहुत से अच्छे बच्चे मौजूद हैं, आप देखते हैं कि आप क्या जवाब देते हैं। अब सवाल ये है कि आपके ख्याल में कौन से बैक्टीरिया खतरनाक हैं, एरोबिक या एनारोबिक? ये सवाल है जो पूरी क्लास से और मौजूद है इस वक्त 29%। देखते हैं कि कौन जवाब देता है और क्या जवाब। या देखिए सर जवाब सुन लीजिए पहले, कोई जरा बोंगा जवाब नहीं देना है, मुझे बोंगा जवाब सब ना पसंद। अगर आप समझते हैं कि आपको जवाब आता है तो फिर जवाब दीजिएगा, वरना साथ बेइज्जती भी होगी। जी एनारोबिक। एनारोबिक। जी और कोई जवाब जी?
कोई और जॉब जी क्लास में से कोई और बच्चा जॉब देना चाहता हो? एनारोबिक। जी 2 जॉब हो गया जी। और जी हफ्सा का जॉब भी आ गया। और एनी मोर आंसर? चलिए 29 में से 2 बच्चों ने जॉब दिया है सिर्फ। चलें, अब जिन लोगों ने जॉब दिया है अब आपने इसको डिफेंड करना है। एक बहुत अहम चीज़ है, ये आपके लिए हैरान कन परेशान कन होगी। अब इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है, अगर आप कोई रिसर्च करते हैं, रिसर्च नहीं तो क्लास लेवल की बात हो रही है, तो आप जो कुछ लिखते हैं करते हैं वो आपको अपनी फैकल्टी के सामने, जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स सब शामिल होते हैं और कुछ गेस्ट भी मौजूद हो सकते हैं, वो आपसे क्वेश्चन आंसर करते हैं और आप उसको डिफेंड का काम दिया था कि आपने अपने आप को उसको डिफेंड करना होता है कि आपने जो कुछ किया क्या किया। सर अभी सिर्फ ये पूछना है, ये भी चूंकि आपने अपना डिफेंस करना है, आपने जवाब दिया है, आपने इसके हक में अब दलाइल देना है, आपने साबित करना है कि एनारोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा खतरनाक हैं एरोबिक के मुकाबले। जी पहले कवर। कवर और उसके बाद सर वो ऑक्सीजन सर वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जिंदा रह सकते हैं, सर रेस्पिरेशन कर सकते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा डेंजरस होंगे। नहीं जी, आपका जवाब इररेलेवेंट है जी। हफ्सा, हफ्सा जिन्होंने चूंकि जवाब दिया था पहले वो डिफेंड करेंगे, फिर और कोई। ज़्यादातर इन्फेक्शन जो होती हैं वो एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से ही होती हैं। जी हफ्सा का जवाब दुरुस्त है, नोट कीजिएगा। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन काज करते हैं, हमें जो खतरनाक इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया हैं, वो आमतौर पर एनएरोबिक होते हैं। ये वो पॉइंट है जो प्रूव करता है कि एनएरोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा खतरनाक जरासीम, और उसी का हम फायदा उठाते हैं। दे आर एनारोबिक। जब हम उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा खतरे का बायस होती है और ज़ाहिर तो उनके लिए बहुत सी प्रॉब्लम का बायस बनती है। मेरी लाइट ऑफ हो गई है, मेरे लैपटॉप की बैटरी डाउन है, मैं इसको चेक कर। जी हफ्सा का जवाब चूँकि दुरुस्त है जी, इसलिए हफ्सा के लिए क्लैपिंग, लेकिन बगैर आवाज़ से। हफ्सा क्लास के लिहाज से बहुत ही इनएक्टिव थी। ये फर्स्ट टाइम है कि हफ्सा ने जवाब दिया है और उसके जवाब बिल्कुल ठीक है। याद रखिए कि कोई भी इंसान जब भी मेहनत करना शुरू कर दे तो वो बेहतर से बेहतर पोजीशन गेन कर सकता है। मैं सबको पहले से भी कहता हूँ कि पढ़ें पढ़ें पढ़ा करें, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कुछ गेन करने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करनी पड़ती है। जी अब ऑक्सीडेशन के बहुत से मेथड, सिंपल मेथड फाउंटेन मेथड है। इसके अलावा पानी को अगर फास्ट मूव किया जाए, रोटेट किया जाए, तो उससे भी ऑक्सीजन उसमें शामिल हो सकती है और इसकी वजह से वो बैक्टीरिया और वो जरासीम अदर जानवर भी हैं जो कि एनारोबिक हैं, वो किल हो जाते हैं। ये था जी केमिकल ट्रीटमेंट एक। सेकंड, बहुत पहले से ये पता चल गया था कि क्लोरीन गैस बहुत खासी निकलती है अपनी गैस और बहुत से जरासीम को मार देती है। इन जरासीम में ना सिर्फ बैक्टीरिया बल्कि बहुत से फंगस और प्रोटोज़ोआ भी शामिल हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन मैं आपसे पूछूंगा, चूंकि ये पॉइंट आपने पढ़ा हुआ है और ये मैंने ही पढ़ाया हुआ है,
क्योंकि zoology मैंने पढ़ाई थी आपको, बॉटनी आपने किसी और से पढ़ी थी। जी, किसी को याद हो कौन सा एक जरसूबा है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, ये जो आपने बताना है। मैंने जरसूबा का इस्तेमाल किया जनरल टर्म में। कौन सा माइक्रोब है जो क्लोरिनेशन से नहीं मरता है, स्पेसिफिक नेम है, ये नाम आपने पढ़ा हुआ है और ये जवाब आपने देना है। बाकी मेजॉरिटी जरासीम क्लोरिनेशन से मर जाते हैं, मैंने मेजॉरिटी का इस्तेमाल किया। जी, अब तक ये जी देखते हैं जी कौन क्या बताते हैं। I'm waiting your answers. इकोलाई। जी, इंतहाई महंगा जवाब हो जी। जी, और कोई जी? इकोलाई तो बेचारा एक बड़चल्लू सा बैक्टीरियम है, उसको तो अब दबका भी मारे तो शायद मर जाए। क्रिप्टोस्पोडियम जो कि इन्फेक्शियस होता है और क्लोरीन से इजीली नहीं मरता। वेरी गुड। तहसीन ने जवाब दिया जी, तहसीन भी इस बार खासे अरसे बाद उसने जवाब दिया है और बहुत अच्छा जवाब है, 100% दुरुस्त है इसका जवाब। एक बार फिर तहसीन के लिए क्लैपिंग है जी। वेरी गुड। चलें, अब नोट कर लीजिएगा, जब हम बात कर रहे हैं क्लोरिनेशन की और माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं, इसमें एक बहुत अहम पॉइंट नोट करने वाला है, जो कि आपने फ्यूचर में आगे जाकर माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है, जो कि हम ऑफर कर रहे हैं 7 मिनट में लेक्चर में। बैक्टीरिया को तो मार सकते हैं, बहुत से फंगस और चीज़ें मर जाएंगी। वायरसेस को क्लोरीन के साथ किल करना कोई कह लीजिए कि ऐसा नहीं होता। बहुत कम वायरसेस ऐसे हैं जो क्लोरीनेशन से मर जाएंगे। बहुत मुश्किल काम है वायरसेस को मारना। आपको याद होगा वायरसेस की चूँकि बहुत सी टाइप्स हैं और उनके लिए डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं। फिलहाल यहाँ पे हमारा टॉपिक वायरस के एनालिसिस करना नहीं है, लेकिन अगर चूँकि जनरल है आजकल के लिहाज से, आपने कोरोना के हवाले से सुना होगा, उसके बारे में बहुत मशहूर वर्डिंग है कि जिस साबुन से बार बार अपने हाथों को वॉश किया जाए। वो जस्ट एक एग्जाम्पल दी है मैंने कि मुख्तलिफ वायरसेस के लिए मुख्तलिफ मेथड्स हैं। लेकिन याद रखिए, जब पानी का ट्रीटमेंट किया जा रहा होता है तो स्पेसिफिकली उसमें वायरसेस के हवाले से डिस्कस नहीं किया जाता, क्योंकि वायरसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं और जिस पानी को जिस मकसद के लिए साफ किया जा रहा होता है आमतौर पर उसको यूज़ रीयूज़ ऐसे नहीं करते कि उसको इंसान बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये था जी क्लोरिनेशन के हवाले से बहुत अहम पॉइंट। और अब मैकेनिकल ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट था जिसके जरिए सेडिमेंटेशन वगैरह की गई। उसके बाद केमिकल ट्रीटमेंट है जिसमें कि उसमें ऑक्सीजनेशन और क्लोरेशन, इन दो को खास तौर पर करेंगे। अब एडवांस्ड केमिकल ट्रीटमेंट है जो कि टर्शियरी ट्रीटमेंट में चला जाएगा, जो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो गया। क्वार्टरनरी ट्रीटमेंट, याद रखिए कि अभी भी सिर्फ चंद ही ममालिक हैं, चंद जगहों पे ऐसा है जहां पानी को एडवांस ट्रीटमेंट तक लेके जाते हैं। असल में वो एडवांस इस लिहाज से है कि वो डिपेंड करता है कि पानी किस जगह से आ रहा है और उसमें कौन सी खास चीज़ है जिसको कि आप ख़त्म करना चाहते हैं। असल में ये मेथड स्पेसिफिक है एडवांस कंट्रीज़ में। जो इंडस्ट्रीज होती हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से मुख्तलिफ केमिकल्स निकलते हैं, उन केमिकल्स को पानी से रिमूव करना या ख़त्म करना ताकि पानी को उस केमिकल से साफ किया जा सके जो ख़तरनाक है। और ऐसा चूँकि खासा कॉस्टली होता है, लेकिन याद रखिएगा जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो बहुत से पैसे अर्न करती हैं। आपके लिए हैरान परेशान कुछ चीज़ खबर भी हो सकती है कि वैसे ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन चूँकि बाई चांस जिक्र आ रहा है इसका, इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो ताजर पेशा लोग ये बहुत ज़्यादा पैसे अर्न करते हैं। अगर एक इंडस्ट्री एक खतरनाक केमिकल रिलीज कर रही है तो दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मालिक में रूल्स मौजूद हैं। और रूल्स क्या हैं कि वो उन पे ऑब्लिगेटरी है, कंपल्सरी है, उन्होंने उस केमिकल को रोकना है, उस पानी को साफ करना है। इवन अगर एयर में जा रहा है तो उस एयर को साफ करके उन्हें बाहर जाने देना है।
ये वहाँ पे ऑब्लिगेशन होती है रूल्स के जरिए। हमारे यहाँ रूल्स ऐसे नहीं होते। हमारे यहाँ रूल्स जो है वो किसी और मकसद के लिए बनाए जाते हैं, जो उनका असल मकसद होना चाहिए। कवानीन का असल मकसद लोगों की फलाह बहबूद और बेहतरी होता है, यहाँ पे कुछ और ही होता है। बहरहाल ये था जी कि किस तरह से, हाँ अब हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल की तरफ आएंगे, और उसमें से एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल वही हो जाएगी जो सवाल कमर ने पूछा। फर्स्ट कीजिए कि इंडस्ट्री है जिसमें से एसिडिक वाटर आ रहा है। अब हमारे यहाँ तो बड़ा आसान है जी, आपने सीधा पानी को निकाला और नाला डेक में फेंक दिया या दरिया में फेंक दिया या समुद्र में फेंक दिया, लेकिन इट इज़ वेरी डेंजरस। आपने अगर एसिड या बेसिक वाटर को एनवायरनमेंट में शामिल कर दिया तो ये इंतहाई खतरनाक है। जबकि उस इंडस्ट्री के लिए उसको साफ करना या उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत ईजी है। अब नाम तो है इसका एडवांस ट्रीटमेंट, क्योंकि वो जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के बाद ही आता है, लेकिन अगर इंडस्ट्री है और वहाँ से कोई चीज़ स्पेसिफिक इस तरह का पानी निकल रहा है तो उनके लिए इट इज़ वेरी ईजी, तो उसमें तो कुछ भी नहीं करना। जब आपको पहले से मालूम है कि आपके पानी में एसिड मौजूद है, आपने उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया। और मेरे ख्याल में मुझे तो है कि आप ही क्लास में से कोई ना कुछ आप दे देगा कि एसिडिक वाटर है, आप उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, तो बताना चाहेगा। You should be able to answer this question. टाइम बहुत थोड़ा है जी, कोई आगे ना चाहते हैं। क्या पूछा सर? सर क्या पानी एसिडिक है, फैक्ट्री से निकल रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करना है, कैसे करेंगे? सर कोई बेस डालेंगे उसके अंदर। जी बिल्कुल ठीक है। अगर नॉन पीएच हो तो उसी लेवल की, यानी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर वीक एसिड है तो वीक बेस डाल के उसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। बहरहाल ये चूँकि टाइम खत्म होने वाला है जी, सिर्फ मेरे हिसाब से तो 1-2 मिनट बाकी रह गए हमारे टाइम में, तो ये थोड़ा सा टॉपिक बाकी रह गया, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट टाइम कंप्लीट हो सकेगा। इसमें क्योंकि बहुत सी मॉडिफिकेशन है, रीज़न ये है कि मुख्तलिफ मालिक में मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स जो हैं यूज़ किए जा रहे होते हैं। मुख्तलिफ इंजीनियर्स मुख्तलिफ मेथड को डिज़ाइन करते हैं जिनकी तरतीब कुछ आगे पीछे हो सकती है और कुछ डिफरेंट अल्फाज हो सकते हैं। बहरहाल लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं इसको जनरल डिस्क्रिप्शन की शक्ल में एक्सप्लेन कर दूँ। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरली से आज सिर्फ एसिड बेस का अप्रोच का। एसिडिक वाटर था तो बेस डाल के, अगर बेसिक वाटर हो तो एसिड के हद को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। और ये नहीं